हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे रिटर्न फाइलिंग मैकेनिज्म के बारे में बात करने वाले हैं जो 1 जनवरी 2021 से अप्लाई हो चुका है। दोस्तों, उसका नाम है QRMP स्कीम, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हमें अपनी 3B और 1 रिटर्न जो होगी वो क्वार्टरली भरनी होगी, और लेकिन पेमेंट जो होगी वो मंथली होने वाली है। ये स्कीम खास तौर पर स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए ही इंट्रोड्यूस की गई है। गवर्नमेंट ने इस स्कीम के जरिए जीएसटी कंप्लायंस को इजी करने का सोचा है, लेकिन मैं आपको डिटेल में बताऊंगी जिससे आपको ये लगेगा कि ये स्कीम बेनिफिटेड है या नहीं है। लास्ट तक वीडियो पर बने रहिएगा एंड हमारे चैनल टेक्सात को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस टाइम टू टाइम मिले एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लेटेस्ट नोटिफिकेशन नंबर 81/2020 टू 85/2020 जो कि इशू की गई हैं CBIC के द्वारा ऑन 10 नवंबर 2020 रिगार्डिंग न्यू स्कीम ऑफ GST रिटर्न्स, जो इफेक्टिव होगी 1 जनवरी 2021 से। इसके अंदर सेक्शन 39(1), 2 एंड 7 को मॉडिफाई किया गया है, रूल 59, 60 एंड 61 को अमेंड किया गया है और 61A को इंसर्ट किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं लिस्ट ऑफ नोटिफिकेशन। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कुछ नोटिफिकेशन CBIC ने 10 नवंबर 2020 में इशू की थी। वो कौन कौन सी है? नोटिफिकेशन नंबर 81/2020। इसके अंदर सेक्शन 39 के 1, 2 एंड 7 सबसेक्शंस को अमेंड किया गया है। सेक्शन 39 आप सबको पता ही है, फॉर्म एंड मैनर होता है और फर्निशिंग ऑफ रिटर्न्स। नोटिफिकेशन नंबर 82/2020 में रूल 59 टू 61 को अमेंड कर दिया गया है ताकि QRMP स्कीम को इफेक्टिव किया जा सके। इसके अंदर एक नया सेक्शन इंसर्ट किया गया है, वो है 61A। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन नंबर 83/2020। GSTR 1 की ड्यू डेट्स को रिवाइज कर दिया गया है जो कि एप्लीकेबल होगा 1 जनवरी 2021। इसके अंदर 13 ऑफ नेक्स्ट मंथ जो है डेट फिक्स कर दी गई है फॉर क्वार्टरली रिटर्न्स। नोटिफिकेशन नंबर 84/2020, इसके अंदर कुछ क्लास ऑफ पर्संस को नोटिफाई किया गया है जो इस स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं और जो क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट नोटिफिकेशन नंबर 85/2020 जो कहती है कि आप ये स्कीम लेने के बाद ऑप्शनल स्पेशल प्रोसीजर्स को ऑप्ट कर सकते हैं और मंथली पेमेंट कर सकते हैं 35% की। इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी, आगे तक बनी रहिएगा। नेक्स्ट है चेंजेस इन सेक्शन एंड रूल्स। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जीएसटी की कंप्लायंसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए गवर्नमेंट कुछ नई स्कीम्स ऑफ जीएसटी रिटर्न्स के साथ आई है और उन्होंने कुछ सर्टेन नोटिफिकेशंस को इशू किया है इन पर्पस के लिए। उन्होंने सेक्शन 39 सबसेक्शन 1, 2 एंड 7 में बेसिक चेंजेस किए हैं ताकि क्वार्टरली एंड मंथली मैकेनिज्म को इफेक्टिव किया जा सके। रूल 59 में उन्होंने IFF फैसिलिटी को इंट्रोड्यूस किया है, यानी इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। रूल 60 ये हमें इनवर्ड सप्लाईज की डिटेल देगा जो कि डिपेंड होगी जो भी सप्लायर ने आपकी टाइमली फाइलिंग की हो रिटर्न्स की। रूल 61 आपको पेमेंट्स की ड्यू डेट्स के बारे में बताएगा मंथली एंड क्वार्टरली फाइलर्स के लिए। एंड रूल 61A ये आपको बताएगा कि आपको मंथली फाइलिंग करनी है या फिर क्वार्टरली फाइलिंग करनी है GSTR 3B के लिए। दोस्तों, QRMP स्कीम के बारे में डिटेल से जानने से पहले ये ज़रूरी है कि कुछ मेजर पॉइंट्स आप याद रखें। सबसे पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है QRMP स्कीम ये सिर्फ और सिर्फ इफेक्ट करती है GSTR 3B को अंडर सेक्शन 39। सेक्शन 37 GSTR 1 को ये बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करती है, वो सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। सेकेंडली, QRMP स्कीम एक ऑप्शनल स्कीम है, ये आपके लिए कंपल्शन नहीं है कि आपको वो ही ऑप्ट करना है। इसके अलावा रूल 59 में न्यू IFF डिटेल्स लाई गई है ताकि अगर आप इस स्कीम में जाते हैं तो जो फर्स्ट 2 मंथ्स होंगे आपके क्वार्टर्स के, उसमें आप GSTR 1 तो नहीं भर रहे हैं लेकिन IFF डिटेल्स सबमिट कर सकते हैं और उसके बेसिस पे आपको
क्रेडिट मिल जाएगा, क्योंकि इसको IFF को और GSTR 1 को लिंक कर दिया जाएगा GSTR 3B के साथ। इसके अलावा ये तो हमें पता है कि इस स्कीम में हमें GSTR 3B मंथली नहीं भरनी है, लेकिन पेमेंट ऑफ टैक्सेस को आपको मंथली ही भरना है, इसको हमेशा के लिए याद रख लीजिए। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि हु कैन चूज फॉर QRMP स्कीम। कौन QRMP स्कीम ऑप्ट कर सकता है, कौन नहीं, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर पता होनी चाहिए ऑन पैन बेसिस। दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हम जो एग्रीगेट टर्नओवर देख रहे हैं वो पैन बेसिस पे देखेंगे। अगर किसी पर्सन के मल्टीपल GSTN नंबर हैं तो हमें अलग अलग GSTN नंबर की टर्नओवर नहीं देखनी है, हमें एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर देखनी है पैन बेसिस पर। ओके, और उस एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर में एग्जेम्प्ट सप्लाईज, एक्सपोर्ट सप्लाईज जो सेक्शन 2 बाय सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 में डिफाइन की गई हुई है, उसको हम लोग इसमें इंक्लूड करेंगे। चलिए दोस्तों, अब इसके लिए सबसे पहला पॉइंट क्या है कि ऑटो प्रीसीडिंग ईयर में 5 करोड़ से अगर हमारी ज्यादा है तो हम ये स्कीम ऑप्ट कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर ऑटो हमारी प्रीसीडिंग ईयर में 5 करोड़ से कम है तो हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें करंट ईयर में देखना है कि हमारी एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर कितनी है। अगर वो 5 करोड़ से एक्सीड नहीं हो रही है तो हमें ऑप्ट करना है QRMP स्कीम, और हो रही है तो हमें ऑप्ट नहीं करना है। ओके, नाउ सपोज कीजिए एक पर्सन के मल्टीपल GST नंबर है, ठीक है। उस केस में आप सपोज कर लीजिए एक दिल्ली है GST नंबर, एक हरियाणा है। दिल्ली में उसकी क्रॉस कर गई है 5 करोड़ से, और हरियाणा में उसकी ओनली 1 करोड़ की ही टर्नओवर है। तो इस केस में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि क्योंकि हरियाणा के अंदर सिर्फ 1 करोड़ है जो लेस देन 5 करोड़ का क्राइटेरिया है, और हम उसमें QRMP स्कीम ऑप्ट कर लें, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। पैन नंबर बेसिस पे हम लोग पहले उसकी एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर देखेंगे जो कि उन दोनों को टोटल करेगी, जो 5 करोड़ से एक्सीड कर रही है। तो उस केस में हम हरियाणा में भी ये स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते हैं, और दिल्ली में तो हम कर ही नहीं सकते क्योंकि वो 5 करोड़ से एक्सीड कर चुकी है। सेकंड केस है, अगर दोस्तों हमारी ऑटो जो है 5 करोड़ से कम है तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम अलग अलग GSTN नंबर पे अलग अलग स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं। यानी हम एक GSTN नंबर पे QRMP स्कीम ले सकते हैं और दूसरे पे नॉर्मल स्कीम ले सकते हैं अंडर सेम पैन नंबर। ओके, थर्ड है, अगर हमारी ऑटो किसी भी क्वार्टर में, किस क्वार्टर के फर्स्ट या सेकंड मंथ में एक्सीड्स कर जाती है हमारी 5 करोड़ को, तो उस केस में हमें बैलेंस क्वार्टर के लिए QRMP स्कीम को कंटिन्यू रखना है, और फॉर नेक्स्ट क्वार्टर हम लोग वो स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते क्योंकि हम लोगों ने ऑटो जो है वो 5 करोड़ से क्रॉस कर दिया है। दोस्तों, अभी हमने एलिजिबिलिटी के बारे में बात की, अब हम बात करेंगे मैनर ऑफ ऑप्टिंग QRMP स्कीम। किस मैनर में आपको ये स्कीम ऑप्ट करनी है। इसके लिए हमने 3 क्वार्टर्स को यहाँ पर शो किया है, देखिए आप। अप्रैल 21 से जून 21 का अगर क्वार्टर है और आप उसके अंदर ये स्कीम ऑप्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए जरूरी है कि 1 फरवरी 2021 से 30 अप्रैल 2021 के पीरियड के बीच में आप ये ऑप्शन ऑप्ट कर लें, अदरवाइज आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। ओके, सेकेंड क्वार्टर जो होगा जुलाई 21 से सितंबर 21, अगर आप इसके अंदर ये स्कीम लेना चाहते हैं तो 1 मई 2021 से 31 जुलाई 2021 के बीच में आपको ये ऑप्शन ऑप्ट करना होगा। और इन केस ऑफ अक्टूबर 2021 एंड दिसंबर 2021 क्वार्टर में अगर आप ऑप्शन लेना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को आपको 1 अगस्त 2021 से 31 अक्टूबर 2021 तक ये ऑप्शन ऑप्ट करना होगा। दोस्तों, इसके साथ साथ आप एक चीज का ध्यान रखिए कि ऑप्शन अगर आपने एक बार सिलेक्ट कर लिया तो आपको बार बार हर क्वार्टर के लिए इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, अंटिल आपकी ऑटो एनुअल टर्नओवर जो है 5 करोड़ से ऊपर ना हो गई। ओके, इसके अलावा अगर आप ये स्कीम लेना चाहते हैं तो उस क्वार्टर में, जैसे मान लीजिए अप्रैल से जून 21 में आप QRMP स्कीम लेना चाहते हैं, ठीक है, तो उस केस में आपकी लेटेस्ट 3B रिटर्न फाइल होनी जरूरी है, यानी मार्च की आप भर चुके हो, ये जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर आपकी किसी क्वार्टर में ऑटो करंट ईयर में एक्सीड्स हो जाती है 5 करोड़ से, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वार्टर के लिए आपको इस स्कीम का लाभ नहीं मिलने वाला है, आपको नॉर्मल स्कीम में ही रिटर्न फाइल करनी होगी।
दोस्तों अभी मैंने बात की थी पिछली वीडियो में कि लेटेस्ट 3B रिटर्न फाइल होनी ज़रूरी है जब आप QRMP स्कीम ऑप्शन सिलेक्ट करने जा रहे हैं। आप सबको पता है अप्रैल 21 से जून 21 के क्वार्टर के लिए आप 1 फरवरी 2021 से 30 अप्रैल 2021 तक इस ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हैं, नो डाउट। अब मान लीजिए आप 20 फरवरी 2021 में मन बना लेते हैं कि मुझे ये स्कीम में जाना है, ठीक है। उस तारीख तक आपकी जनवरी की जो ड्यू डेट है 24 फरवरी वो पास नहीं हुई है, तो इस केस में आपकी दिसंबर 20 GSTR 3B की रिटर्न फाइल होनी ज़रूरी है। अगर आपने वो फाइल नहीं की है तो आप ये ऑप्शन ऑप्ट नहीं कर सकते। ऑप्शन ऑप्ट करने के लिए दिसंबर की GSTR 3B रिटर्न पहले आपको फाइल करनी होगी। अच्छा, अब दूसरा केस देख लेते हैं। अगर आप ये मन बनाते हैं QRMP स्कीम में जाने के लिए ऑन 27 फरवरी को बना रहे हैं, उस वक्त जनवरी 21 की जो ड्यू डेट थी 24 फरवरी 2021 थी, वो पास हो चुकी है। तो यानी अब इस केस में आपको जनवरी की रिटर्न GSTR 3B फाइल करनी ज़रूरी है अगर आप इस ऑप्शन में जाना चाह रहे हैं, अदरवाइज आप इस ऑप्शन को ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। दोस्तों चलिए अब डिस्कस करते हैं कि अगर किसी भी क्वार्टर में आपकी क्यूमुलेटिव एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर हो जाती है और आप इस स्कीम में हैं तो आपको कैसे डील करना है। दोस्तों मान लीजिए अप्रैल 21 से जून 21 का जो क्वार्टर है आपका, उस केस में आपकी फर्स्ट क्वार्टर के अंदर एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ है, तो इस केस में आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं क्वार्टरली, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस स्कीम में जा सकते हैं। अगले क्वार्टर में जुलाई 21 से सितंबर 21 में आपकी एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 1.5 करोड़ है, तो इस केस में भी आप इस स्कीम में जाकर क्वार्टरली फाइल रिटर्न कर सकते हैं, क्योंकि आपकी क्यूमुलेटिव एनुअल टर्नओवर जो हुई अप टू सितंबर 21 3.5 करोड़ हुई, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वार्टर में आते हैं, अक्टूबर 21 से दिसंबर 21। इसमें अक्टूबर 21 में आपकी एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर जो है वो 2 करोड़ की हो जाती है। इस केस में आपने ऑप्ट किया हुआ है QRMP स्कीम, क्योंकि आपकी क्यूमुलेटिव अब 5.5 करोड़ होगी, यानी 5 करोड़ से ज़्यादा। तो ऐसा नहीं है कि आपको उस क्वार्टर अक्टूबर उस मंथ के बाद अक्टूबर के बाद आपको ये स्कीम छोड़ देनी है और नॉर्मल स्कीम में चला जाना है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपको ये पता चला है मिड ऑफ क्वार्टर। तो ऐसे केस में आपको इस क्वार्टर के लिए यही स्कीम ऑप्ट करके रखनी है और आपको क्वार्टरली ही रिटर्न फाइल करनी है, लेकिन आप अब नेक्स्ट क्वार्टर के लिए इस स्कीम में नहीं जा सकते, आप इनएलिजिबल हो गए हैं। तो जब आप नेक्स्ट क्वार्टर की जनवरी 22 से मार्च 22 की फाइल करने जाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली इस ऑप्शन से चेंज होकर मंथली में चले जाएंगे, जैसे ही आपने दिसंबर 21 की रिटर्न फाइल कर दी। दोस्तों ये जो भी एग्जाम्पल मैंने लिया है, इसके अंदर एक मेन पॉइंट यही है कि आपको सबसे पहले एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर पिछले साल की देखनी होगी, यानी फाइनेंशियल ईयर 20-21 की, क्योंकि हम 21-22 की बात कर रहे हैं। तो 20-21 में आपकी 5 करोड़ से कम होनी चाहिए टर्नओवर, अगर आपकी उससे ज़्यादा है तो आप इस स्कीम में जा ही नहीं सकते। ये सब केसेस जो एग्जाम्पल मैंने बताए हैं वो उसी केसेस में होगा अगर आपकी प्रीसीडिंग ईयर में 5 करोड़ से कम एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेमेंट ऑफ टैक्सेस अंडर QRMP स्कीम। दोस्तों आप सबको पता लग गया होगा कि इस स्कीम के अंदर हमें रिटर्न फाइलिंग करनी है क्वार्टरली, लेकिन हमें जो पेमेंट करनी होगी टैक्सेस की वो मंथली ही करनी है। इसको मैं आपको डिटेल में बताती हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आप कोई टैक्सेबल पर्सन है, ओके, और आप ऑप्ट करते हैं QRMP स्कीम के लिए। तो अगर आप ऑप्ट करते हैं तो उस केस में आपको क्या करना होगा, पहले 2 मंथ उस क्वार्टर के, जिस क्वार्टर में आपने ये स्कीम ऑप्ट की है, उसमें आप जो है आपको टैक्स पे करना होगा बिफोर 25 ऑफ नेक्स्ट मंथ। यानी आप अगर अप्रैल के लिए पे करते हैं तो आपको 25 मई तक उसको पे करना ज़रूरी है। आपके पास 2 मेथड रहेंगे, सेल्फ असेसमेंट मेथड और स्पेशल प्रोसीजर मेथड। आप इनमें से कोई भी मेथड ले सकते हैं। सेल्फ असेसमेंट मेथड में आपको आउटपुट में से इनपुट लेस करने के बाद जो आपका बचता है उतना आपको पे करना है और वो आपके कैश लेजर में क्रेडिट हो जाएगी अमाउंट। और स्पेशल प्रोसीजर में आपको 35% का टैक्स पे करना है बिफोर 25 ऑफ द नेक्स्ट मंथ, और वो भी आपके कैश लेजर में क्रेडिट हो जाएगी अमाउंट।
और लास्ट क्वार्टर में आपको 3B भी भरनी है 22 या 24 की जो डेट होगी, और जो बचा हुआ टैक्स है आपको आउटपुट माइनस इनपुट करके जो बनता है वो आपको पे करना होगा। और आपका कैश लेजर जो है वो उस अमाउंट जो आपने अभी तक क्रेडिट किया था उसको एडजस्ट करके पेमेंट की टैक्स की कर देनी है। इसके अलावा अगर कोई टैक्सेबल पर्सन ऑप्ट करता है या फिर बाय डिफॉल्ट मंथली में चला गया, ठीक है, तो उस केस में उसको 20th से पहले अपना टैक्स भी पे करना है और 3B भी भरनी है जैसे कि वो पहले करता था। उस केस में उसका कैश लेजर जो है वो एडजस्ट हो जाएगा जितने भी वो आउटपुट माइनस इनपुट करके पेमेंट करता है। दोस्तों इन सभी चीज़ों में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आपको जो मैंने दो मेथड बताए, सेल्फ असेसमेंट मेथड और स्पेशल प्रोसीजर मेथड, स्पेशल प्रोसीजर मेथड के अंदर एक पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो अमाउंट आप इस प्रोसीजर में पे करते हैं और आपके कैश लेजर में जो क्रेडिट हो जाता है वो आपका ब्लॉक हो जाएगा अमाउंट जब तक आप उस रेलिवेंट क्वार्टर की 3B को फाइल नहीं कर देते हैं। तो 3B भरनी बहुत ज़रूरी है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं स्पेशल प्रोसीजर फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस की। स्पेशल प्रोसीजर को मैंने दो भागों में बांटा है। पहले हम डिस्कस करते हैं अगर हमने किसी प्रीसीडिंग क्वार्टर में QRMP स्कीम को ऑप्ट किया है तो अब हम कैसे पेमेंट करेंगे। प्रीसीडिंग क्वार्टर मान लीजिए अप्रैल से जून 21 का था आपका, उसमें आपने ये स्कीम ली हुई थी, तो अब जो नेक्स्ट क्वार्टर है उसके पहले मंथ में आपको इस स्पेशल प्रोसीजर में 35% ऑफ कैश पोर्शन ऑफ प्रीसीडिंग क्वार्टर, यानी जो आपका अप्रैल से जून का क्वार्टर था उसके अंदर कैश पोर्शन जो आपने पे किया हुआ था उसका 35% आपको डिपॉजिट करवाना पड़ेगा फर्स्ट मंथ में। सेकेंड मंथ में आपको 70% ऑफ द कैश पोर्शन ऑफ प्रीसीडिंग क्वार्टर डिपॉजिट करवाना होगा। और थर्ड में आपको एसेस करना होगा होल आउटपुट और इनपुट कितना है और आपका जितना पे कर दिया उसमें से बचने के बाद आपके पास कितना बैलेंस बचा जो आपको पे करना है थर्ड मंथ ऑफ क्वार्टर में। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है अगर आप प्रीसीडिंग क्वार्टर के अंदर मंथली ऑप्शन में गए हुए हैं, ठीक है, उस केस में आपको क्या करना है कि पहले मंथ में आपको जितना कैश पोर्शन ऑफ प्रीसीडिंग क्वार्टर लास्ट मंथ, तो आपका जो अप्रैल से जून का जो क्वार्टर था प्रीसीडिंग, उसके अंदर जो लास्ट मंथ था जून का, उसमें आपने जितना भी कैश पोर्शन पे किया हुआ है उतना ही आपको नेक्स्ट क्वार्टर के फर्स्ट मंथ में पे करना होगा। सेकेंड मंथ में भी सेम रहेगा, आपको सेम इक्वल अमाउंट पे करनी होगी लास्ट मंथ ऑफ प्रीसीडिंग क्वार्टर के इक्वल। थर्ड मंथ में आपको एसेस करना होगा आपका कितना आउटपुट है, कितना इनपुट है और कितना आप पे कर चुके हो। तो जो बैलेंस टैक्स बचेगा वो आपको उस मंथ के क्वार्टर के मंथ में पे करना होगा। ये है आपका स्पेशल प्रोसीजर फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस। दोस्तों एक चीज़ इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी किसी मंथ में नील है या फिर आपके पास कैश बैलेंस कैश लेजर में सफिशेंट पड़ा है, उस केस में आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको कोई भी टैक्स डिपॉजिट करना पड़े। नेक्स्ट है सेल्फ असेसमेंट वर्सेस स्पेशल प्रोसीजर। आप सबको बताया मैंने अभी पिछली वीडियोस में कि आपको मंथली पेमेंट करनी पड़ेगी जिसके लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं, सेल्फ असेसमेंट वर्सेस स्पेशल प्रोसीजर। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सबसे पहला और मेजर डिफरेंस तो यही है कि स्पेशल प्रोसीजर के अंदर आपको इनपुट और आउटपुट लायबिलिटी को कंसिडर नहीं करना है। या मैं वो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि 35% या इक्वल अमाउंट आपको कैश पोर्शन की पे करनी है, इसके अंदर इनपुट और आउटपुट को आपको कंसिडर नहीं करना है। लेकिन सेल्फ असेसमेंट मेथड में आपको आउटपुट और इनपुट को कंसिडर करके जो लास्ट में अमाउंट बचती है, यानी आउटपुट आपका जितना हो उसमें से माइनस करो इनपुट, जो नेट अमाउंट आपकी बची है वो आपको एज टैक्स सेल्फ असेसमेंट पे कर देनी है। सेकेंड मेजर डिफरेंस है इम्पैक्ट ऑफ GST 2B। स्पेशल प्रोसीजर के केस में उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब उस पर्सन के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि वो GST 2B को मैचिंग करे पहले 2 मंथ के लिए और फिर पे करे। सेल्फ असेसमेंट में उसको GST 2B का क्लेम देखने ज़रूरी है कि उसके पास कितना इनपुट उसके अंदर है, उसको क्लेम कर कर ही उसको जो बचता है सेल्फ असेसमेंट उसको पे करना है। इसके बाद ब्लॉकिंग ऑफ टैक्स, आपको मैंने पहले भी बताया है कि फर्स्ट और सेकेंड मंथ में जो आप पे करने वाले हैं स्पेशल प्रोसीजर केस में आपका वो अमाउंट ब्लॉक हो जाएगा जब तक आप रिटर्न जो आपकी फाइल करनी है 3B क्वार्टरली वो फाइल नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा सेल्फ असेसमेंट वाले केस में नहीं होगा, उस केस में आपके अमाउंट को ब्लॉक नहीं किया जाएगा। इसके अलावा
एक सिंपल सा पॉइंट है कि एडिशनल वर्किंग, क्योंकि स्पेशल प्रोसीजर एक सिंपल सा मेथड है, इसके अंदर आपको कुछ जो है असेस नहीं करना है कि कितना आउटपुट है कितना इनपुट है, आपको सिंपली ही पे करना है, तो ये एक सिंपल मेथड है। लेकिन सेल्फ असेसमेंट मेथड एक टीडियस टास्क है, आपको इसके अंदर पूरी मैचिंग करनी पड़ेगी, आउटपुट की इनपुट की जीएसटी 2B को मैच करना पड़ेगा। तो अगर आपको यही केस करना है तो मैं अगर पर्सनली जाती हूँ तो वन शुड ऑप्ट फॉर मंथली स्कीम इंस्टेड ऑफ दिस, उसको इस स्कीम में जाना ही नहीं चाहिए, क्यूआरएमपी स्कीम में उसको मंथली स्कीम जो है उसी को ऑप्ट करके रखना चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं आईएफएफ क्या है। हमने वीडियोस में डिस्कस किया था ना कि इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी रूल 59 के अंदर लाई गई है, वो क्या है। इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी एक ऑप्शन दिया गया है क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट करने वाले पर्सन्स के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि उस केस में अभी क्वार्टरली फाइल करनी पड़ेगी रिटर्न्स, 3BB और 1B, 1 तो ऑलरेडी थी ही उसकी क्वार्टरली और 3B उसको क्वार्टरली करनी है। तो अब जो है मंथली 2B में डाटा कैसे जाए, तो उस केस के लिए गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी जो है वो डाउनलोड कर दी है हमारे पोर्टल पर, वो आ चुकी है, आईएफएफ जिसे कहते हैं। ये ऑप्शनल आपके पास फैसिलिटी है, कोई पर्सन अगर चाहता है तो वो उसके अंदर डाटा डाल सकता है, अदरवाइज वो उसको स्किप भी कर सकता है। अप टू 50 लाख B2B सप्लाईज इन ए मंथ कैन बी रिपोर्टेड। इस स्कीम के अंदर, इस फैसिलिटी के अंदर B2B सप्लाई अगर 50 लाख तक है तो आप उसमें रिपोर्ट कर सकते हैं। इसकी एक डेट फिक्स की गई है 13 ऑफ सक्सीडिंग मंथ। अगर आपकी सक्सीडिंग मंथ की 13 तारीख पास हो गई है तो आप इसके अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं डाल पाएंगे, ये आपको डालनी है तो 13 ऑफ सक्सीडिंग मंथ तक ही आपको ये डालनी पड़ेगी। ये फैसिलिटी आईएफएफ की फैसिलिटी आपको क्वार्टर के 2 मंथ्स के लिए प्रोवाइड की गई है। तो किसी क्वार्टर में आपने ये स्कीम ऑप्ट की है तो फर्स्ट 2 मंथ्स में आप आईएफएफ के अंदर फाइल कर सकते हैं और डाटा रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें जो भी डाटा रिपोर्ट किया जाएगा, जो भी डाटा डाला जाता है, उसको जीएसटी 2B में रिफ्लेक्ट किया, वो जीएसटी 2B में आपका रिफ्लेक्ट होने वाला है और उसके बेसिस पे आपको इनपुट भी मिल जाएगा। तो ये एक फैसिलिटी है फॉर फर्निशिंग इनवॉइस हु हैज ऑप्टेड फॉर क्यूआरएमपी स्कीम। नेक्स्ट है स्टिल सम क्वेश्चन एग्जिस्ट। दोस्तों इस क्यूआरएमपी स्कीम को डिटेल में स्टडी करने के बाद कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमारे माइंड में क्लिक करते हैं, जो अभी तक अनसोल्व हैं। वो कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। सबसे पहला इन्होंने कहा है कि 35% ऑफ टोटल टैक्स लाइबिलिटी और सेपरेट 35% फॉर CGST, SGST एंड IGST। आप सबको मैंने अभी स्पेशल प्रोसीजर में बताया कि आपको 35% ऑफ टैक्स पे करना है, लेकिन इन्होंने अभी तक ये क्लैरिफाई नहीं किया है कि 35% फॉर CGST, SGST और IGST आपको पे करना है। सेकेंड पॉइंट, सबसे मेन पॉइंट जो इसके अंदर था, स्कीम के अंदर जो हमें देखना था, वो ये था कि एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर आपकी कितनी है, क्योंकि 5 करोड़ से कम होने पर ही आप स्कीम में जा सकते हैं। तो इसमें इन्होंने ये क्लैरिफाई नहीं किया है कि एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर आप किस रिटर्न की देखने वाले हैं, GSTR 3B की या फिर एज पर GSTR 1। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन्होंने ये कहा था कि अगर आपकी नील टैक्स लायबिलिटी है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। लेकिन इसमें इन्होंने ये नहीं बताया कि नील टैक्स लायबिलिटी का मतलब क्या है। इसका मतलब आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से है जो नील थी, या फिर आउटपुट माइनस इनपुट है। जहां तक मेरा आइडिया है वो यही होगा कि आउटपुट माइनस इनपुट करके आपकी अगर नील लायबिलिटी है तो आपको टैक्स पे नहीं करना है। दैट्स ऑल दोस्तों, आई होप आपकी इस स्कीम से रिलेटेड सारी क्वेरीज हल हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं एनी टाइम। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमें प्लीज़ ऐसे ही प्यार देते रहिए। थैंक यू।